Hello students. So today we are going to start with a new chapter, that is gravitation. Okay, we have already completed work energy power. In the last video we have discussed center of mass. So today we are going to start with this new chapter, gravitation. We will continue with this chapter only this week. Okay, now देखो, I think you have heard this one word gravitation, and you have also heard the word gravity. है कि नहीं? तुम लोगों ने ग्रेविटेशन भी सुना हुआ है, ग्रेविटी भी सुना हुआ है. नाउ ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में डिफरेंस क्या होता है? देखो, यूनिवर्स का कोई भी दो बॉडीज ले लो, ओके, एनी टू बॉडीज विद इन दिस यूनिवर्स, वो दोनों बॉडी के बीच में कुछ ना कुछ, ओके, देयर विल बी सम म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स. देयर विल बी सम म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स. हर दो बॉडीज के बीच में इस दुनिया में देयर इज सम म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स. दिस म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दिस any two bodies within the universe is called what? Gravitation. So gravitation क्या होता है? Gravitation is the mutual force of attraction between any two bodies within this universe. जब मैं बोल रहा हूं दो बॉडी, now out of these two bodies, if one body becomes the earth and the other body is a body that is lying on the surface of the earth, then वो दोनों बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी. सो ग्रेविटी इज नथिंग बट ए ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन. ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू विच द अर्थ पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर. ग्रेविटी की वजह से अर्थ क्या करते हैं? कोई भी बॉडी जब उसके सरफेस पे होता है उसको सेंटर की तरफ खींचता है कि नहीं? तो ग्रेविटेशन क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज. ग्रेविटी क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द बॉडी लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, नाउ we know that the earth pulls every object towards its center. So अगर हम लोग अलाउ करें एक बॉडी को फ्रीली फॉल होने के लिए, so due to the force of gravity there will be some amount of acceleration in this freely falling body. ये जो amount of acceleration gained by the freely falling body due to the gravitational pull of the earth, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Acceleration due to gravity. And it is denoted by what? Small g. Yes or no? We know that the value of acceleration due to gravity is what? Constant, 9.8 meter per second square. Now, let us see one important law, that is Newton's law of gravitation. Now, पकड़ लो ये एक बॉडी है जिसका मास है m1. ये एक दूसरा बॉडी है जिसका मास है m2. एंड ये दोनों बॉडीज जो है एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे है? से दे आर एट ए डिस्टेंस r. सो न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन ने एक लॉ दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. दिस लॉ स्टेट्स दैट the force of attraction, what? The force of attraction between these two bodies, okay, or the force of attraction between any two bodies is directly proportional to the product of their masses. Is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between the center of the masses. Okay? तो न्यूटन ने क्या बोला? अगर दो बॉडी लोगे, दो मासेस लोगे, तो ये दो बॉडी के बीच में जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दिस मासेस. सो अगर हम लोग ये दोनों लॉ को कंबाइन करते हैं, देन वी विल गेट दिस वन, F इक्वल टू m1 into m2 by r square. And if we remove this proportionality sign, we will get a constant where the constant is called capital G and it is known as universal gravitational constant. Capital G को हम लोग क्या बोलते हैं? Universal gravitational constant. Okay, so
ये जो हम लोग को फॉर्मूला मिला इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ यहाँ पे देखो जी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, ये मिलेगा Fr²/m1 × m2। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जी का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, फोर्स के लिए आ गया न्यूटन, डिस्टेंस के लिए आ गया मीटर स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय m1 m2 दैट मींस kg, सो इट विल बिकम kg⁻²। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻² हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई यूनिट। इसका डायमेंशन क्या होगा, देखो फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2, डिस्टेंस स्क्वायर मतलब L² डिवाइडेड बाय m² दैट मींस ये होगा। सो ये m को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा m⁻⁻1 L1 + 2 L3 ⁻²। So this is the dimension of universal gravitational constant. Now since it is a universal gravitational constant, so obviously it should have a constant value. So ये जो universal gravitational constant होता है इसका constant value क्या होता है 6.67 into 10⁻11 यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके चलो यहाँ तक फटाफट कॉपी कर लो। ओके कंप्लीट। नाउ देखो रिलेशन बिटवीन स्मॉल g and capital G. Okay, that means universal gravitational constant and acceleration due to gravity. Now, suppose say this is the earth. Let us consider the earth to be a sphere. तो ये हो गया हम लोगों का अर्थ, ठीक है। पकड़ लो अर्थ का मास कितना है m और अर्थ का रेडियस कितना है r। नाउ यहाँ पे पकड़ लो एक बॉडी है that is lying on the surface of the earth और इसका मास कितना है m। So again ये जो बॉडी है m और जो अर्थ है कैपिटल M, ये दोनों के बीच में there will be some force of attraction, mutual force of attraction, yes or no? And by Newton's law of gravitation we know that this mutual force of attraction will be how much? F equal to G m1 into m by r square। ये होगा कि नहीं, m1 into m2 that means m into m by r square। Now जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना वो एक म्यूचुअल फोर्स है, मतलब एक बॉडी दूसरे के ऊपर जितना देगा दूसरा बॉडी भी पहले के ऊपर उतना ही देगा। तो ये जो बॉडी है ये भी तो नीचे की तरफ एक फोर्स दे रहा है कि नहीं, और ये कितना फोर्स दे रहा है जितना इसका वेट है दैट मीन्स mg है कि नहीं। तो यहाँ पे f के जगह मैं लिख सकता हूं mg ऑब्वियसली। तो ये g इक्वल टू m इंटू m बाई क्या हो जाएगा r स्क्वायर। m कैंसिल करोगे तो g इक्वल टू क्या मिलेगा gm बाई r square। So this is the relation between small g and capital G. Small g equals to capital G m by r square. Where what is m? M is the mass of the earth and r is the radius of the earth. Now देखो हाँ, अगर मैं एक 5 kg बॉडी फ्री फॉल कराऊं, ड्रॉप कराऊं, उसमें एक्सीलरेशन कितना होगा 9.8। अगर मैं एक 2 ग्राम का बॉडी को ड्रॉप कराऊं उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा 9.8। कंसीडरिंग दैट वी आर नॉट here considering the frictional forces, avoiding or negligible frictional force हम लोग पकड़ रहे हैं, neglecting the frictional forces। okay? तो मैं किसी भी बॉडी किसी भी मास का बॉडी को ड्रॉप करूं उसका एक्सेलरेशन हमेशा कितना होगा 9.8। क्यों? जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ये मास ऑफ द बॉडी पे तो डिपेंड हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी but it depends on the mass of the earth and radius of the earth। तो किसी भी मास का बॉडी को ड्रॉप करो एक्सीलरेशन हमेशा कितना होगा 9.8। ओके, प्रोवाइडेड दैट वी आर नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शनल फोर्सेस, एयर रेजिस्टेंस, ऐसा टाइप ऑफ फोर्सेस। ओके देख लो एक बार, आई होप यहां तक क्लियर है। ये पार्ट क्लियर है ना, ये mg क्यों हुआ, देखो ये मास इसको खींचेगा और ये बॉडी अर्थ इस मास को खींचेगा। तो अर्थ जब इस मास को खींचेगा ऑब्वियसली ये बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा जितना इसका वेट है दैट इज mg। तो इसमें हम लोगों ने F इक्वल टू mg लिखा बिकॉज ये F जो है ये म्यूचुअल फोर्स है, दोनों के लिए है कि नहीं। ओके मैं रफ कर रहा हूं,
नाउ लेट अस सी द मास and density of the earth. Mass and density of the earth. Now हम लोगों ने मान लिया, चलो अर्थ जो है वो एक स्फीयर है जिसका मास कितना है m, रेडियस कितना है r और डेंसिटी कितना है रो. ओके, सो हम लोग को अभी एक फॉर्मूला मिला ना, दैट g इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर. ओके, तो यहां से m का वैल्यू कितना मिलेगा, m का वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा, m का वैल्यू मिल जाएगा gr बाई जी, gr स्क्वायर बाई जी, है कि नहीं. तो g का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैपिटल आर जो रेडियस ऑफ द अर्थ होता है ना, रेडियस ऑफ द अर्थ अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ अप्रोक्सीमेटली होता है 6400 किलोमीटर. अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, ठीक है, इसको याद रखना. एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग को मालूम है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. सो पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो हम लोग को मास का क्या मिलेगा 9.8 इंटू 6400 इंटू 10⁻³ मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर को. ओके, और ये क्या है स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻11. इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 6.0 इंटू 10⁻24 kg. ओके, 5.9 कुछ आता है, अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने इसको मान लिया 6 इंटू 10⁻24 kg. तो ये क्या होता है, ये होता है मास ऑफ द अर्थ. अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिसका हो गया 6 इंटू 10⁻24 kg. ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग चलो निकालते हैं डेंसिटी. तो जब भी डेंसिटी ऑफ द अर्थ निकालने दे क्वेश्चन में, सबसे पहले मास निकालना फिर डेंसिटी निकालना. डायरेक्ट मास का वैल्यू मत पुट करना, ठीक है. सो मास तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया, तो अभी क्या हम लोगों ने, सो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. सो डेंसिटी इक्वल टू हो गया मास बाय वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, हो गया 4/3 पाई आर क्यूब. तो मास ऑफ द अर्थ का वैल्यू कितना मिला 6 इंटू 10⁻24 kg. 4/3 पाई का वैल्यू मालूम है और रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया 6400 किलोमीटर. सो अगेन पुटिंग ऑल दिस वैल्यू, मैंने जैसे बोला सबसे पहले जैसे हम लोगों ने किया मास निकालना फिर डेंसिटी. अगर सिर्फ डेंसिटी पूछे तब भी डायरेक्ट वैल्यू मत पुट कर देना, ठीक है. सो डेंसिटी का वैल्यू पुटिंग ऑल दिस कितना आएगा, इट विल कम अप्रोक्सीमेटली 5500 kg per meter cube. So the density of the earth is approximately 5500 kg per meter cube and the mass of the earth is approximately 6 into 10⁻24 kg. Okay? Done? Completed? Now देखो, ग्रेविटी जो हम लोग मानते हैं ना, जो ग्रेविटी का जो वैल्यू है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है 9.8, तो ये 9.8 कहां पे है, ये वैल्यू होता है सरफेस ऑफ द अर्थ पे. नाउ ग्रेविटी जो है ना, इसका भी वैल्यू चेंज होता रहता है, ठीक है, इसका भी वैल्यू चेंज होता रहता है विद सम फैक्टर्स. सो ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो जनरली चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू 4 फैक्टर्स. ओके, एक होता है हाइट या ऑल्टीट्यूड, दूसरा होता है डेप्थ, तीसरा होता है शेप ऑफ द अर्थ एंड चौथा होता है रोटेशन ऑफ द अर्थ. ठीक है, दैट मीन्स ये पकड़ लो, अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे एक बॉडी है, ये बॉडी को अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर लेते जाओगे जो जी का वैल्यू है वो चेंज होता जाएगा. तो हाइट के साथ जी का वैल्यू क्या चेंज होगा, ये डिक्रीज होगा. एक बॉडी को जितना सरफेस ऑफ अर्थ से लेके जाओगे उतना ही उसका उस पे जी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विथ हाइट. ओके, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विथ हाइट. ठीक है,
सिमिलरली द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद डेप्थ, डेप्थ के साथ भी एक क्या होता है, वैल्यू ऑफ जो जी है वो डिक्रीज होता जाता है। अगर नीचे आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे, जो जी का वैल्यू है वो कम होते 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 सेंटर में जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सेंटर में जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी 0. That is, a body will have a feeling of weightlessness at the center of the earth. Okay. Similarly, shape of the earth. Now, earth का जो shape है ना, वो perfect sphere नहीं है। earth का shape कुछ ऐसा है। Okay. That means earth का जो shape है वो क्या है? It is flat at this sides. Okay. At this region it is flat. और इस तरफ ये बल्ज होता रहता है, बल्जिंग आउट। मतलब ये सर्कल को अगर ऐसे मार दोगे तो क्या होगा, ये साइड फ्लैट हो जाएगा ना, तो ये साइड में ये थोड़ा फ्लैट है और ये साइड में इस तरफ फ्लैट है, ये साइड में ये थोड़ा बल्ज होके रहता है। ये अर्थ का शेप कुछ इस तरह होता है, परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है। तो ये जो रीजन है, ये रीजन क्या होता है, पोल। और ये जो रीजन होता है, ये रीजन क्या होता है, इक्वेटर। तो अगर अच्छे से देखो, ये जो रेडियस ऑफ द पोल है और जो रेडियस ऑफ द इक्वेटर है, ये दोनों में काफी डिफरेंस आता है। तो इसी डिफरेंस की वजह से भी जो जी का वैल्यू होता है वो चेंज होता रहता है। ओके, या फिर चेंज होता है ना, कितना चेंज होता है उसके लिए हम लोग को रिलेशन निकालना पड़ेगा। सिमिलरली रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ भी जी कैसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग, उसके लिए भी हम लोग को एक क्या फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये जो चारों डेराइवेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पहला 3 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं तुम लोग को दिखाऊंगा कि ये जो पहला 3 है और शायद ये वाला भी, कि इस सब फैक्टर्स के साथ कैसे जी का जो वैल्यू है वो चेंज होता है। ओके, आज के लिए इतना तक ही रखता हूं। थैंक यू।